नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि में। इस वीडियो में हम नंद वंश के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। तो देखिए, ये जो नंद वंश है, पहले इनके संस्थापक देखते हैं कौन है। तो लिखिएगा संस्थापक। संस्थापक की यदि बात करें तो कौन है? महापद्म नंद। महापद्म नंद। ये जो महापद्म नंद है, इसके कई सारे उपाधि हैं। यदि इनके उपाधि को देखें, उपाधि, इसे अग्रसेन कहा जाता है। अग्रसेन, अनगिनत सेना का स्वामी होने के कारण। अनगिनत सेना का स्वामी, इसे उग्रसेन कहा जाता है। अत्यधिक गुस्सा के कारण, अत्यधिक गुस्सा, इसे एकराट कहा जाता है। एकराट। इन्होंने शपथ खाया। शपथ, देखिए इन्होंने क्या शपथ खाया? पृथ्वी पे जो भी क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों को मिटा दिया जाए, अर्थात पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश कर दिया जाए। पृथ्वी से क्षत्रियों को विहीन करने का, पृथ्वी से क्षत्रियों को विहीन करने का शपथ लिया। इसी कारण इसे जो है, ये जो महापद्म नंद है, इसे सर्व छत्रांतक भी कहा जाता है। इसी कारण लिखिएगा, परशुराम की तरह, परशुराम की तरह इसे सर्व छत्रात्मक कहा जाता है। इसे परशुराम का दूसरा अवतार भी कहा जाता है। दूसरा अवतार। तो पहले यहां तक समझते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। तो देखिए, नंद वंश के संस्थापक कौन हुए? तो महापद्म नंद। कौन है? महापद्म नंद। इसके उपाधि क्या क्या है? तो इसका उपाधि पहला देखें हम, अग्रसेन। इसका अर्थ क्या है? तो अनगिनत सेना का स्वामी। और उग्रसेन क्या है? तेज गुस्सा वाला या अत्यधिक, तेज या अत्यधिक गुस्सा वाला। और एक राठ की उपाधि देखिए, इन्होंने देखिए शपथ क्या खाता है? पृथ्वी से क्षत्रियों को नष्ट करने का, हटाने का, क्षत्रियों को विहीन करने का शपथ खाया। ऐसा जो है कि परशुराम भी करते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? परशुराम की तरह सर्व छत्रात्मक कहा गया है। इसी कारण हम कह सकते हैं इसे परशुराम का दूसरा अवतार भी कहा जाता है। तो यहां तक नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। ये जो महापद्म नंद है, इन्होंने कलिंग को जीता। कलिंग को जीता।
ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है जानकारी? तो हाथी गुफा अभिलेख से। हाथी गुफा अभिलेख। जब ये कलिंग को जीता तो यहां से ये दो चीज किए। जिनसेन की मूर्ति, जिनसेन ये जैन धर्म से है, की मूर्ति मगध लाए और कलिंग में नहर खुदवाए। कलिंग में तो देखिए क्या देखे हम, जब ये कलिंग को जीता, ये जानकारी हमें कहाँ से मिलता है? तो हाथी गुफा अभिलेख से। इन्होंने कलिंग में क्या किया? कलिंग से जिनसेन की मूर्ति मगध लाए। कहाँ से लाता है? कलिंग से, और कलिंग में नहर खुदवाते हैं। इस कारण हम कह सकते हैं ये जो महापद्म नंद है, इस समय इसका जो है कि विस्तार व्यास नदी तक हो गया। इसका विस्तार व्यास नदी तक हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं नंदों का घोड़ा व्यास नदी का पानी पीने लगा। नंदों का घोड़ा व्यास नदी का पानी पीने लगा। तो देखिए क्या देखे हम, जब इन्होंने कलिंग को जीता तो क्या किए? ये जिनसेन की मूर्ति कहाँ लाए? कलिंग से, तो मगध लाए। यह जानकारी हमें कहाँ से मिलता है? तो हाथी गुफा अभिलेख से। कलिंग में इन्होंने क्या किया? नहर खुदवाया। जब ये कलिंग जीते तो इसका हो गया, इन्होंने एक नहर खुदवाया और इस कारण इसका विस्तार कहाँ तक हो गया? व्यास नदी तक हो गए। इसी कारण इतिहासकार कहते हैं नंदों का घोड़ा जो है कि व्यास नदी का पानी पीने लगा। जल्दी से इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब अगला देखते हैं शासक। ये जो महापद्म नंद है, इनका अगला पुत्र शासक बनता है धनानंद। देखिए कैसे बनता है। ये जो महापद्म नंद बने, इसके बीच जो है कि कई सारे शासक आए जिनका वर्णन नहीं मिलता है, और अंतिम शासक का वर्णन मिलता है धनानंद। धनानंद। तो देखिए धनानंद के बारे में देखते हैं। धनानंद, इनका नाम धनानंद क्यों पड़ा? तो अतुल धन संपदा के स्वामी होने के कारण इनका नाम धनानंद पड़ा। तो यहां पर लिख देते हैं अतुल धन संपदा के स्वामी। अतुल धन संपदा के स्वामी होने के कारण इसका नाम क्या बना? धनानंद। ये जो है कि अत्याचार शासक थे जिसका वर्णन हमें मुद्रा राक्षस से मिलता है। यह अत्याचार शासक थे। ये अत्याचार शासक थे, ऐसा वर्णन कहां से मिलता है? मुद्रा राक्षस से। वर्णन कहां से मिलता है? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस। ये जो मुद्रा राक्षस है किसकी रचना है? तो विशाख दत्त की रचना है। तो इसके बारे में लिखिएगा, रचना किसका है? विशाख दत्त। विशाख दत्त। ये जो है कि नायिका विहीन रचना है। नायिका विहीन।
इस पर कमेंट टीका किसने लिखा है? तो देखिएगा, टीकाकार, टीकाकार धुंधीराज, धुंधीराज। इसे भारत का प्रथम जासूसी ग्रंथ कहा जाता है। भारत का प्रथम जासूसी ग्रंथ। इसी में मुद्रा राक्षस में ही नंद जो है, इसको जो है कि क्षत्रिय कहा गया है। तो इसके आगे लिखिएगा, नंद को क्षत्रिय कहा गया है। और चंद्रगुप्त मौर्य का नाम, चंद्रगुप्त मौर्य को इसमें विसल कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य को विषव कहा गया है। तो देखिए क्या देखे हम, धनानंद पहले देखे हम, क्या देखे, महापद्म नंद के बाद कई शासक बने, लेकिन उसका वर्णन नहीं मिलता है। लास्टली अंतिम शासक का वर्णन मिलता है धनानंद। ये जो धनानंद है, इनका नाम धनानंद क्यों पड़ा? तो अतुल धन संपदा के स्वामी होने के कारण इसका नाम क्या बना? धनानंद पड़ा। ये जो है कि अत्याचार शासक थे, काफी अत्याचार शासक होने के कारण इसका जो है कि ये जो अत्याचार शासक थे, इसका वर्णन कहाँ पे मिलता है? तो मुद्रा राक्षस। ये किसकी रचना है? तो विशाख दत्त की रचना है। ये नायिका विहीन है, अर्थात इसमें कोई नायक हीरो नहीं है। और इस पर टीका कमेंट किसने किया है? तो धुंधीराज के द्वारा इस पर कमेंट किया गया है। यह जो है कि भारत का क्या है? तो प्रथम जासूसी ग्रंथ है। इसमें नंदों को क्षत्रिय कहा गया। ये जो नंद वंश है, इसको क्या कहा गया? क्षत्रिय। और चंद्रगुप्त मौर्य जो कि आगे पढ़ेंगे, इसमें इसे विषव कहा गया है। इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। धनानंद कैसा शासक है? तो अत्याचार शासक है, अत्याचार। देखिए, जब यूनानी आक्रमण हुए, यूनानी अर्थात सिकंदर का जब आक्रमण होने लगा, तो कौटिल्य, जिसका नाम चाणक्य है, यूनानी आक्रमण, कौटिल्य या चाणक्य, इसे ही विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। विष्णुगुप्त, ये कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त जो हैं, जब यूनानी आक्रमण का खबर इसके कानों तक गया, तो इन्होंने धनानंद के दरबार में आया। कहाँ आया? धनानंद के दरबार। किस कारण आया? तो संदेश लेकर आया। जब ये दरबार में आए तो इन्होंने कहा, ये जो संदेश लेकर के क्या आया? तो यूनानी आक्रमण अर्थात सिकंदर का आक्रमण होने लगा है, तो ये कहने के लिए इसको आया कि एकजुट होकर के उससे लड़ने का कुछ प्रयास किया जाए। ये संदेश लेकर के आए थे। लेकिन ये जो धनानंद है,
इन्होंने उसका भयावह रूप देख करके डर गया और उसे सभा से भगा दिया, सभा से निकाल दिया, दरबार से निकाला, से निकाला। जब दरबार से निकाला तो ये गुस्से में आकर के अपने चोटी को खोला और शपथ खाया, जब तक ये नंद वंश का विनाश नहीं कर देंगे, चोटी को नहीं बांधेंगे। इसी कारण जब ये इसे निकाला तो इन्होंने विंध्य के जंगलों में जाने लगा, ये जंगल, जाने के क्रम में एक बालक मिलता है, बालक मिला, इसे 100 कसापन में खरीदा, 1000 कसापन, 1000 कसापन में खरीदा और अपने साथ कहाँ लेकर के गए तो तक्षशिला, यहां पर इसे शिक्षा दिए और शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने नंद का विनाश कर चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, मौर्य साम्राज्य। ये मौर्य साम्राज्य के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद हम मौर्य साम्राज्य में आएंगे। ये बालक का नाम क्या है तो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। तो देखिए अभी तक क्या देखे हम, धनानंद, इसे क्या कहा जाता है, अत्याचारी शासक। यूनानी आक्रमण, जब सिकंदर का आक्रमण होने लगा तो कौटिल्य या इसे ही चाणक्य या विष्णुगुप्त कहा जाता है, इन्होंने धनानंद के दरबार में संदेश लेकर के आया कि विदेशी यूनानी आक्रमण कर रहे हैं, उससे एकजुट होकर के युद्ध किया जाए। लेकिन धनानंद इनके विचारों को नहीं समझ पाया, दरबार से इसे ठुकरा कर निकाल दिए। जब इन्हें गुस्सा से निकाला तो इन्होंने अपने चोटी को खोला और कहा जब तक हम इसका विनाश नहीं कर दे अपने चोटी को नहीं बांधेंगे। और ये विंध्य के जंगल में जाने के क्रम में इसे एक रास्ते में एक बालक मिला जो कि रास तिलक खेल खेल रहे होते हैं, जिसे 1000 कसापन में खरीदा और तक्षशिला लेकर के आए, शिक्षा दिए और इन्होंने नंदों का विनाश कर मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम आगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए और यदि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए ताकि सबसे पहले मेरे वीडियो आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।